जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द लास्ट डेज क्लासेस। आज हम यूपीएससी सीएपीएफ एसी का एग्जाम डिटेल्स पैटर्न एंड सिलेबस देखने जा रहे हैं। ठीक है। तो अगर आपको कोई सा भी एग्जाम क्लियर करना है तो आपको सबसे पहले उसका सिलेबस देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि सिलेबस से आप 20 से 50% आपको पता चल जाता है क्या क्या पढ़ना है स्पेसिफिकली। क्योंकि सिलेबस से आप लिमिटेड सिलेबस अगर आपको पता रहता है तो आप लिमिटेड चीजें पढ़ते हैं, और उस लिमिटेड चीजों से आपको लिमिटेड क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, लिमिटेड क्वेश्चन से आपको लिमिटेड कॉन्सेप्ट याद रखना रहता है। तो आपको अगर सिलेबस पता है तो आप किसी भी एग्जाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो आप आपके टॉपिक से जो मेन टॉपिक होगा उससे आप भटक जाएंगे। आप उसके अलावा साथ में दूसरी भी कई सारी चीजें पढ़ेंगे। आपको जो बुक्स से स्पेसिफिक चीजें पढ़ना रहेगा आप उसको छोड़ के दूसरी साथ में दूसरी चीजें भी पढ़ेंगे, जिससे आपको आपका मतलब कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और कंटेंट वास्ट हुआ तो आपको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत आएगी, याद करने में आपको ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए आपको किसी भी एग्जाम को क्लियर करने से पहले उसका सिलेबस पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए आज हम देखते हैं सीएपीएफ एसी का पैटर्न, सिलेबस एंड एग्जाम डिटेल। तो ये क्या होता है, सीएपीएफ एसी क्या होता है? ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस होता है, जो कि असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट के नाम से इसको जाना जा रहा है। ठीक है। तो इसके अंदर क्या 7 फोर्सेस सिक्योरिटी फोर्सेस आ रही है इंडिया की, जिसमें आपका असम राइफल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एंड इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, सशस्त्र सीमा बल। और ये सब पूरी जो अथॉरिटी है ये किसके अंदर आ रही है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आ रही है। चलिए, तो डिटेल्स देखते हैं इसकी। तो इसके मोड्स देखते हैं। तो मोड, ये 3 मोड में कंडक्ट होते हैं इसके एग्जाम्स, जिससे कि इसके मतलब जो हायर रैंक के फिर उससे छोटी ये कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं। तो सबसे पहले अपने गैजेटेड ऑफिसर्स की बात करते हैं। तो ये तो अपना सीएपीएफ ही सीधा असिस्टेंट कमांडेंट की सीधी भर्ती होती है, जो कि यूपीएससी द्वारा एग्जाम किया कराया जाता है। तो उसके द्वारा होती है। दूसरा सब ऑर्डिनेट ऑफिसर्स होता है, जो कि एसएससी द्वारा कंडक्ट किया जाता है एग्जाम, और ये डायरेक्टली अपॉइंटेड सब ऑर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं। तीसरा है कॉन्स्टेबल्स का, जो कि एसएससी द्वारा कंडक्ट किया जाता है और उनके द्वारा ही सिलेक्शन किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं इसका। इसके हाइलाइट्स क्या होता है? हाइलाइट्स में देखा जाए तो ये कंडक्ट किया जाता है यूपीएससी सीएपीएससी वाला जो एग्जाम है ये किया जाता है कंडक्ट यूपीएससी द्वारा। पोस्ट का नाम क्या? असिस्टेंट कमांडेंट। और फ्रीक्वेंसी क्या है? साल में हर एक साल में एक बार होना ही होना है। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं या फिर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये उसके साथ में आसानी से हो जाएगी, क्योंकि यूपीएससी में आप करेंट इवेंट्स भी पढ़ते हैं। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी सब चीजें पढ़ते हैं आप। तो वह अगर आप यूपीएससी की तैयारी करो तो ये आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होने वाला है। और इसकी एज की बात करते हैं तो 20 से 25 के बीच में एज लिमिट होने वाली है। ठीक है। अब इसमें कुछ छूट भी होती है, जो कि एस सी एस टी या ओबीसी के लिए रहती है। फिर एजुकेशन की बात करते हैं तो आपको ग्रेजुएशन होना आपके पास जरूरी है। ठीक है, बिना ग्रेजुएशन के ये आपको इसमें बैठने नहीं देंगे। फिर इसका प्रोसीजर देखते हैं। तो प्रोसीजर में आपके पास में तीन प्रोसीजर स्टेप्स आपको फॉलो करनी होंगी। सबसे पहले आपको रिटर्न एग्जाम निकालना होगा, फिर फिजिकल, उसके बाद में इंटरव्यू। ठीक है। चलिए, तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसमें जो रिटर्न एग्जाम है उसमें क्या क्या चीजें हैं आपके पास में। चलिए, तो रिटर्न एग्जाम में आपके पास 2 पेपर होने वाले, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 पूरी तरह से एमसीक्यू टाइप होगा, जो कि जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस आपका चेक करेगा, जो कि 250 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है। अब जनरल मेंटल एबिलिटी इसमें चेक करता है तो उसमें लॉजिकल रीजनिंग होना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होना है, न्यूमेरिकल डाटा इंटरप्रिटेशन होना ही होना है। ये तो तय बात है, क्योंकि ये चीजें तो मेंटल एबिलिटी चेक करने के लिए रखते ही हर एग्जाम ऑलमोस्ट। ठीक है। अब अलग क्या चीजें इसमें? जनरल साइंस, करंट इवेंट्स। जनरल साइंस में जनरल अवेयरनेस, साइंटिफिक टेम्पर, कॉम्प्रिहेंशन, एप्रिसिएशन ऑफ साइंटिफिक फिनोमेना ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन। तो ये सब देखने के लिए आपको जैसे न्यू एरियाज ऑफ इंपॉर्टेंस लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस। तो ये चीजें साइंस, जनरल साइंस की चीजें आपको अगर आप करंट इवेंट्स पढ़ रहे हैं या फिर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो वहां से ये तो आपका कवर अप आसानी से हो जाने वाला है, क्योंकि ये सब चीजें उसमें आसानी से आ जाती है। ठीक है। दूसरा करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो आपको ये क्या पुलिस फोर्सेस है, तो इसलिए आपको
इंटरनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल सिक्योरिटी आपको और रिलेशनशिप पता होना चाहिए, तो वो आपको कहाँ से पता चलेगा? आपको पता चलने वाला है करंट इवेंट से, ठीक है। अब यहाँ पे आपको म्यूजिक करंट में आपको जो कल्चर, म्यूजिक, आर्ट, लिटरेचर, स्पोर्ट, गवर्नेंस, ये डेवलपमेंटल इश्यूज, इंडस्ट्री, ठीक है, बिजनेसेस, ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरप्ले अमंग नेशंस, मतलब नेशंस के अंदर क्या क्या रिलेशनशिप चल रही है, ये सब आपको इसमें पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते फिर इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी। तो इंडियन पॉलिटी आपको पता होना चाहिए कि इंडिया पॉलिटी में मतलब आपको नहीं ज्यादा पीछे का, तो आपको एटलीस्ट मॉडर्न का तो पूरा पता ही होना चाहिए कि आफ्टर इंडिपेंडेंस अपने पास में इंडियन पॉलिटी में क्या क्या है अपने पास में, ठीक है। तो नॉलेज ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम जो कि अभी चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में तो पूरा पता होना चाहिए कि कैसा पहले कहाँ कहाँ से लिया गया है, क्या क्या इसके प्रावधान है, उसमें आपको फंडामेंटल राइट्स तो 100% पता होना चाहिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन तो आने ही वाला है, ठीक है। उसके बाद में दूसरे भी जितने आर्टिकल्स होते हैं जो कि आपके इससे रिलेटेड है, पुलिस फोर्सेस से या फिर देश की सिक्योरिटी से, तो वो आपको पता होना चाहिए ताकि आप इसको आसानी से कर पाए, ठीक है। अब इकोनॉमी की बात करते हैं, तो इकोनॉमी का भी आपको पढ़ना होना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से डेवलपमेंट चल रहा है, ठीक है। फिर सिक्योरिटी, रेशनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी इशूज यहाँ पे बात आ गए। ह्यूमन राइट्स में आपको फंडामेंटल जो राइट्स आप अगर पढ़ोगे तो ह्यूमन राइट्स आप आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आपको अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से आता है तो भी आप इसको हिस्ट्री ऑफ इंडिया की आपको चिंता करने की जरूरत है। मॉडर्न हिस्ट्री, फिर आपको एंशियंट और मिडाइवल, तीन ही हिस्ट्री आपको पढ़ना है। वर्ल्ड आप ना भी पढ़े तो भी चल जाएगा, ठीक है। अब इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ज्योग्राफी में क्या है कि इंडियन का तो आपको ज्योग्राफिकल पूरा लोकेशन पता होना चाहिए, क्योंकि सीएपीएफ है, ये ऑल ओवर इंडिया के लिए भर्ती करता है, मतलब किसी भी जगह पे आपको इंडिया में पोस्टिंग हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए आपको इंडियन ज्योग्राफी पता रहनी चाहिए, है ना, तो उससे क्वेश्चन आएंगे। फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी इसलिए क्योंकि आपको इंटरनेशनली आपको रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ में आपको अगर कहीं बाई चांस कोई सा वो आता है, मतलब टाइम आता है कि आपको दूसरे देश के साथ में नेगोशिएट करने की रैंक पे आप पहुंच सको, तो वहां पे आपको ये हेल्पफुल होगा, ठीक है। फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स आपको ज्योग्राफी के पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब पेपर 2 की बात करते हैं। ये भी जनरल स्टडीज का होता है। इसमें एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन होता है और 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। राइटिंग ऐसे कंपोनेंट जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख सकते हैं आप, ऐसे की बात करते हैं। फिर कॉम्प्रिहेंसिव कंपोनेंट में आप बात करते हैं तो कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज स्किल्स चेक की जाती है, जो कि ओनली इंग्लिश में ही लिखना है। अब ये जो पेपर 2 है, ये 2 पोर्शन में बटा हुआ है। फर्स्ट पोर्शन की आप बात करते हैं, अगर फर्स्ट पोर्शन की बात करते हैं, ठीक है, ये जब फर्स्ट पोर्शन की बात करते हैं आप, तो यहाँ पे ऐसे राइटिंग लिखना आपको लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। हिंदी या इंग्लिश किसी में भी आप लिख सकते हैं, जो कि मतलब लिखने के लिए आप अलाउ कर रहे हैं। तो 80 मार्क्स के लिए आप ये हो सकता है आपका, ठीक है। अब स्पेसिफिक इसमें टॉपिक किससे रिलेटेड हो सकते हैं? इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स इश्यूज एंड एनालिटिकल एबिलिटी, ये इसके मतलब टॉपिक्स इसके इससे रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड पोर्शन की अगर बात करते हैं आप, तो सेकंड पोर्शन में आपको कॉम्प्रिहेंशन पूरा लिखना है, ठीक है। इसमें आपको लैंग्वेज स्किल्स चेक की होगी, आपकी कम्युनिकेशन चेक की जाएगी, ठीक है। और ये ओनली आपको लिखना है इंग्लिश में, और इसका मार्क्स कितना है? 120 होना चाहिए, इसके मार्क्स 120 होगा, क्योंकि एक ही पेपर है ये पूरे दोनों पोर्शन मिला के, ठीक है। टॉपिक्स इसमें क्या होना चाहिए, क्या हो सकते हैं? डेवलपिंग काउंटर आर्ग्यूमेंट, आपको अच्छे अच्छे से आपको आर्ग्यूमेंट आने चाहिए, ठीक है। सिंपल ग्रामर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और भी कई सारी लैंग्वेज टेस्टिंग की जाएगी इसमें, ठीक है। तो ये इसका सेकंड पेपर का पोर्शन हुआ। चलिए आगे देखते हैं, जो कि इसको जब आप रिटर्न एग्जाम अगर निकाल देते हैं तो आपको फिजिकल के लिए क्या क्या जरूरत होगी आपको। तो टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट, जिसमें 100 मीटर रेस होनी है, जो कि मेल के लिए 16 सेकेंड है, फीमेल के लिए 18 सेकेंड है, ठीक है। और अगर 800 मीटर की बात करते हैं तो मेल के लिए 3 मीटर 45 सेकेंड और फीमेल के लिए 4 मीटर 45 सेकेंड है, ठीक है। वहीं अगर लॉन्ग जंप की बात करते हो आप, लॉन्ग जंप की बात करते हैं, ये कहाँ गया लॉन्ग जंप, ठीक है। इस जब लॉन्ग जंप की आप बात करते हैं तो मेल के लिए 3.5 मीटर, फीमेल के लिए 3 मीटर। शॉर्टपुट की बात करें तो 7.26 किलोग्राम जो वजन रहेगा शॉर्टपुट का, उसको केवल मेल को ही फेंकना है, फीमेल को नहीं फेंकना है। तो 4.5 मीटर होने वाला है इसका, ठीक है। तो ये था आपका यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का सिलेबस, पैटर्न और
प्रोसीजर क्या क्या है उसका, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कोशिश करिए कि जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले उसका सिलेबस देखें, ताकि सिलेबस से आपको पता चले कि आपको कितना कंटेंट पढ़ना है, कितना छोड़ना है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो मिलते हैं फिर किसी अगले सेशन के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को लेके आए, ताकि उनको और भी चीजें यहाँ से डिटेल्स मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।